अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप सच के साथ जुड़े हैं। आप सबको आज मंगल की सुबह, सबको सुबह बखैर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है जो हम बताएंगे आपको इसी व्लॉग में। आप सब को मैं खराज तहसीन पेश कर दूं, क्योंकि आज के इस दौर में, जुल्म और बर्बरीत के इस दौर में, जालिम बहुत ताकतवर है। मजलूम हमेशा मजलूम ही होता है, लेकिन आप मजलूम का साथ देते हैं, जालिम के खिलाफ कम से कम हमारी आवाज़ सुनकर आगे पहुंच जाते हैं। आप सब खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे इसराइल और शाम के बागों में राब्ते का इंकिशाफ हुआ है। इसी तरह इसराइल ने शाम के मुख्तलिफ इलाक़ों पर कब्ज़ा जमा लिया है। साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इसराइल के मुतअद्दिद फ़ौजियों की हलाकत हुई, इसराइली मीडिया ने तस्दीक कर दी है, जो हम बताएंगे आपको इसी व्लॉग में। साथ साथ ईरान को भी कुछ धमकियां मिली हैं जो भी इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। इसराइली काबिज़ फ़ौज लेबनान की सरहद पर रास अल अनक़ूरा के करीब बारूदी सुरंग वाले इलाके में दाखिल हुई, जिसके बाद बारूदी सुरंग का धमाका और कई फ़ौजी हलाक व ज़ख्मियों के हवाले से इतलात आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल अनक़ूरा में होने वाले धमाके में 126वें ब्रिगेड के एहलकार शामिल थे, जिसके नतीजे में 3 फ़ौजी एहलकार और दीगर मुख्तलिफ दर्जे के लोग ज़ख्मी हैं। ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया जब इसराइली काबिज़ फ़ौज के जंगी तैयारे जनूबी लेबनान के फ़िज़ाओं में कम बुलंदी पर मुसलसल परवाज़ कर रहे थे, जो लेबनान के साथ जंगी मुआहदे की तवील फहरिस्त में मज़ीद खिलाफ वर्जियों का इजाफा है। अलमयादीन के नामा निगार ने बताया कि हमारे नामा निगार ने यह भी बताया है कि इसराइल के काबिज़ फ़ौज मशरक़ी सेक्टर में अल मजीदिया फार्म में दाखिल हुई और ऐन तनीतिया कस्बे से ताल्लुक़ रखने वाले सन्नान ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने ऑपरेशन करने की कोशिश की। उनको गिरफ़्तार कर लिया जब वो जैतून की फसल काट रहे थे। दूसरे ने अमरीका ने कहा है कि उसने शाम में दाइश यानी आईएसएल के अहदाफ पर दर्जनों फ़िज़ाई हमले किए हैं, उसके बाद जब सदर बशर अल असद की हुकूमत हैरानकुन तौर पर ख़त्म हो गई है। अमरीकी सेंट्रल कमांडर सेंटकॉम ने कहा कि इसने 75 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया, जिनमें दाइश के रहनुमा, कारकुन और कैंप शामिल हैं। असद के इक़्तिदार के ख़ात्मे का फ़ायदा आईसिस ने किसको फ़ायदा दिया, या ये जो ग्रुप्स आए हैं किसको फ़ायदा दे रहे हैं? ये बच्चा बनाते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं। इसराइली मीडिया ने इंकिशाफ किया कि इसराइली हुकूमत शाम में मुसल्लह ग्रुह है तहरीर अल शाम HTS के साथ बराह रास्त राब्ते में है, जो इस वक्त बगावत की क़यादत कर रहा था, जिसने दमिश्क में सदर बशर अल असद की हुकूमत के ख़ात्मे का बायस है। इसराइल के मारूफ न्यूज़ वेबसाइट वाला ने एतवार को एक रिपोर्ट में कहा कि तिल एबिब का शाम में कई ग्रुपों बशमूल HTC के साथ बराह रास्त और बिला वास्ता राब्ता है। रिपोर्ट्स में मज़ीद कहा गया कि इस मरहले में इसराइल चाहता है कि मुसल्लह अनासर सरहद, शाम और मकबूजा इलाक़ों में दरमियान के करीब आएँ। ये इंकिशाफ ऐसे वक्त में हुआ जब इसराइल जो फ़ौज है वो शाम की सरजमीन पर पेशकदमी करते हुए इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा गोलान की पहाड़ियों के करीब जनूबी मगरिब शहर कनीतरा में दाखिल हुई, यानी कनीतरा में, जो शामी हुकूमत के मुसल्लह ग्रोहों के हाथों ख़ात्मे का बाद हुआ ये सब कुछ। तो ये आपके सामने, और वो कहते हैं कि हमारा राब्ता है, बल्कि उनके जो लीडर हैं वो ये कहते हैं कि हम इसराइल के साथ हम ताल्लुकात अच्छे रखेंगे। तो रखें, हमारा क्या है, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? गज़ा का हो रहा है। जुल्म कहाँ होगा? गज़ा में होगा। जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों का जो है मसला होगा। इसराइली मीडिया ने ईरान के न्यूक्लियर पर हमला करने की बात वो कर रहा है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक मज़ाहमत के महवर की तारीख़ी कमज़ोरी ने, यानी इसराइल को फतह हुई, आप समझ जाएं, ईरान को नुकसान हुआ, अरब, तुर्की, इसराइल, अमेरिका को फतह हुई इस शाम में। इसराइल को इस मौके पर फ़ायदा उठाना चाहिए कि असद हुकूमत का खात्मा हो चुका है, ईरानी प्रॉक्सी महवर कमज़ोर हो चुका है, ताकि अमेरिका को ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर हमला करने के कायल किया जा सके। अब उनके एक साबिक चीफ़ हैं, आर्मी चीफ़, वो कहते हैं कि भाई साहब अब प्रॉब्लम भी आ गई कि हमने तो शिकस्त दे दी है शाम में, और अब आगे की तरफ हमने बढ़ना होगा, ईरान को कमज़ोर करना होगा। तो एक तरफ तो ये सिचुएशन है। दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि इसराइल ने लेबनान में मज़ीद 4 फ़ौजियों की हलाकत का ऐलान कर दिया। अमेरिका यानी इसराइली मीडिया के मुताबिक 4 इसराइली फ़ौजी जनूबी लेबनान में एक मुश्तबा ऑपरेशन में हलाक हो गए। हलाक होने वाले फ़ौजियों के नाम ये हैं: मेजर रिज़र्व ओगेनी,
زینرشٹائن 43 سال ان کی عمر ہے، زیکرون یعقوب سے ہیں، اور کیپٹن ساگی یعقوب روبن شٹائن جو ہیں وہ 31 سالہ ہیں، ان کا تعلق جو ہے کیوبوتری لاوی سے ہے۔ ماسٹر سارجنٹ جو ہیں بن یامین دستاؤ نگو سے 28 سال کے ہیں، بیت شمیش سے ان کا تعلق ہے۔ سارجنٹ فرسٹ رائس عزیز بن افریم 25 سال کا ہے، یہ رمتگان سے اس کا تعلق ہے۔ یہ تمام تر فوجی 226ویں ریزرو پیرا ٹروپس بریگیڈ یعنی 9263ویں بٹالین کے ساتھ وابستہ تھے۔ اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی کہ یمن سے لانچ کیا گیا ڈرون جو کل صبح ایک بلڈنگ سے ٹکرا گیا اور اس کے بعد جو ہے اس کے تباہی کے مناظر دکھنے کو ملے۔ یمن نے یہ حملہ کیا اور اس حملے کو روکنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ اسرائیلی میڈیا یہ کہتا ہے کہ اس میں ہم بالکل ڈیٹیکٹ کرنے میں ناکام رہے اور یہ مصر سے طویل راستہ طے کرتے ہوئے یمن سے آیا اور ایک بلڈنگ سے تک ٹکرا گیا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسری طرف آپ کو بتاتے چلے کہ اسرائیلی فورسز نے شام کے جنوب مغرب صوبے کے مختلف علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے اور 2 قصبوں پر اس وقت قبضہ ہو چکا، آگے کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں، پڑوسی صوبے دراں کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں، جبکہ عسکریت پسند گروپوں نے عرب ممالک یعنی العرب ملک کا کنٹرول تو سنبھال لیا ہے، لیکن انہوں نے اجازت بھی دی ہے کہ اسرائیلی ہاں ویلکم کرو بھائی، غالب مال غنیمت ہے، لوٹو اس کو۔ ترکی بڑھ کے مار رہا تھا، لیکن غزہ کے خلاف یہ ممالک کس طریقے سے ایکٹیو ہوئے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ بھائی صاحب آپ 4 ممالک تھے عرب ممالک، جو 3 تو پہلے یعنی 2 پہلے سرنڈر ہوئے، مصر اور اردن، اس کے بعد پھر جو ہے یہ 4 وہ ممالک تھے جنہوں نے لڑا اسرائیل کے خلاف۔ شام اس میں شامل تھا، شام بشار الاسد کی شکل میں کم سے کم مزاحمت کر رہا تھا۔ نتن یاہو نے کل کیا کہا تھا کہ بھائی صاحب ہمارے لیے سب سے بڑی پرابلم بشار الاسد تھے، سب سے بڑی مزاحمت یہی تھی، اب ہم آگے کی طرف بڑھیں گے، یعنی گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے ہم وہاں پورا کریں گے۔ تو کس نے اس کے لیے کام کیا؟ ترکی نے کیا، عرب ممالک نے کیا، اور اب دیکھو حماس کے لیے جو اسلحہ جاتا تھا لڑنے کے لیے اسی راستے جاتا تھا، حزب اللہ کے لیے جو راستے سے اسلحہ جاتا تھا یہاں سے جاتا تھا۔ آپ نے یعنی ترکی نے، عرب ممالک نے یہ راستہ روک دیا کہ اسرائیل کو نقصان نہ ہو۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا مسلمان ممالک کر رہے ہیں صرف اور صرف ڈالروں کے چکر میں۔ اب ایک اور بات بتاؤں کہ دمشق سے تقریباً 90 کلومیٹر کا فاصلہ اسرائیلیوں کو رہ گیا ہے اور وہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، مختلف علاقوں پر قبضہ کر لیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے مختلف چوکیاں جو ہیں وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ ارے بھائی میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو ویلکم کیا گیا، اور وہ جو کہتے ہیں باغی گروپس ہیں وہ تو کہتے ہیں بھائی ہمیں اسرائیل نے فنڈ کیا ہے، ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں گے۔ میں بشار الاسد کو سپورٹ ایک صورت میں بھی نہیں کرتا ہوں۔ ڈکٹیٹر اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ ڈکٹیٹر تھا تو کون سا وہاں جمہوریت ہے؟ کیا عرب میں جمہوریت ہے؟ کیا اردن میں جمہوریت ہے؟ کیا مصر میں جمہوریت ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر آپ اس وقت جب غزہ کا کاز اس طریقے سے بڑا ہوا تھا اور اسرائیل کی بینڈ بج گئی تھی، آپ نے اس وقت حملہ کیا، ترکی نے سارا فنڈ کیا، اسرائیل نے فنڈ کیا، امریکہ نے فنڈ کیا۔ بہرحال یہ للکارنا بھی آسان کام نہیں ہے، میرے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ مجھے دکھ ہے، تکلیف ہے، اور وہ تکلیف شاید بہت کم لوگ اس کو سمجھیں گے کہ، لیکن بہرحال ریاستیں مٹ جاتی ہیں، نظریہ نہیں مٹتا۔ تکلیف نہیں، بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔